के बहुत मोटिवेशनल स्पीच रही और खासकर बच्चों को एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि वो एग्जाम की किताबों पे जाते हैं ताकि व्हाट्सएप द सुल्तान खान एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके फाउंडर मेरे फादर लेट श्री सैयद हुसैन हुसैन, उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे एसएससी और एचएससी के अबाव 85% मार्क्स वाले बच्चों का पूरे मीरा भाईंदर के स्कूलों के तकरीबन 800-850 बच्चों का फेलिसिटेशन का प्रोग्राम यहाँ रखा गया। और इन बच्चों को ये मैंने अपनी तकरीर में स्पीच में बताया कि आज जो दुनिया में चल रहा है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इस पर ध्यान ना दें, बल्कि प्रिंटेड बुक्स हैं, वेरियस स्ट्रीम्स की बुक्स हैं, वेरियस पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, मास्टर्स, ये तो आप किताबों के जरिए पढ़ोगे, मगर जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है। और दुनिया में जो जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, धर्मवाद, देशवाद चल रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो ना दें। ये उम्र उनकी सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करने की है, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइड होंगे, एजुकेशन प्राप्त करेंगे और अच्छे मार्क्स से करेंगे और 90 and 95% मार्क्स अगर वो लाएंगे हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में, हर क्वालिफिकेशन में, तो दुनिया की कोई ताकत उनको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बोल करके दूर नहीं रख सकेगी। उनको नहीं चाहते हुए भी उनको रोज़गार पे लेना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी अच्छे से अच्छे डिजिग्नेशन पे बिठाना पड़ेगा। अपना रोल मॉडल किसी और को ना बनाते हुए डॉक्टर एपीजे कलाम को अपना रोल मॉडल बनावे, ये इस तरह का मैंने बच्चों को मार्गदर्शन दिया। जब आमतौर पर देखा गया है कि जब अपना कोई गुजर जाता है और उसकी बरसी आती है, तो उस बरसी के दौरान घर के जो बाकी के सदस्य ऐसा कुछ करते हैं जिसके चलते चाहे फिर वो यतीम खाने में खाना खिलाना हो या वृद्धाश्रम में कुछ खिलाना हो या बुक वितरण करना हो, लेकिन आपने एक नया आयाम गढ़ा है यहाँ पर, क्या कहेंगे? नहीं, वो जो कुछ भी रिलीजियस पहलू होता है, रिचुअल्स होते हैं, चाहे कुरान खानी करना हो या गरीबों को, यतीमों को खाना खिलाना हो, वो अपनी जगह होता है। मगर मेरे फादर ने क्योंकि द सुल्तान खान एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया था, उनको उनकी पैदाइश के वक्त ही वो ऑर्फन हो गए थे, उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था और उनको तालीम देने वाला, एजुकेशन देने वाला कोई नहीं था। वो अपनी उम्र के 8 या 10 साल की उम्र में ही मुंबई आ गए और आकर के फिर उन्होंने जो कुछ भी यहाँ किया वो आपके हमारे सबके सामने है। और इसी के लिए वो जब तक जिंदा रहे, उन्होंने ये देखा कि कौम के बच्चे, कौम का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, तो सोसाइटी का हर वर्ग को एजुकेशन मिलना चाहिए और स्पेशली उन बच्चों को मिलना चाहिए जिनकी फैमिली और जिनके बहुत ही गरीब हैं, जो बड़ी स्कूलों की फीस नहीं भर सकते हैं। और इसीलिए आज एमएच इंग्लिश एकेडमी की भी फीस 900 से 1200 या 1500 है। एनजे उर्दू स्कूल की फीस सिर्फ 250 या 300 है। अभी हमारी वाइफ ने जो स्कूल चालू की उसकी भी फी 1500-1800 है। ये एक, क्योंकि शहर बढ़ रहा है तो लोगों ने मुझसे ये हमेशा कहते थे कि आप किसी अच्छी स्कूल की भी तामीर कीजिए, तो मैंने फिर ये सोच करके ये अस्मिता यूनिवर्सल ICSE बोर्ड की स्कूल की तामीर करी कि नया नगर के अंदर, मीरा रोड के अंदर भी एक आलीशान स्कूल जो एयर कंडीशन हो, स्विमिंग पूल हो और सभी चीज़ से वाबस्ता हो, ऐसी भी स्कूल नया नगर के अंदर है। बेसिकली एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलना चाहिए और एजुकेशन लेते वक्त किसी भी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत का उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरे वालिद के फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर ये बच्चों का फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रखा गया और उनको यही बताया गया कि आप जाति, धर्म, भेदभाव, भाषा, प्रांत और देश से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। अभी जो भाषा के सवाल लेते हैं, सवाल ले लें। हाँ सर, आपने जो बच्चों को जो कि भाषा और प्रांतीय विवाद से बाहर रहने का या उससे एजुकेशन फोकस है, लेकिन मौजूदा समय पे अपने राज्य में जो भाषा पे चल रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जय महाराष्ट्र। आपण ज्या राज्यात राहतो त्या राज्याची भाषा आपल्याला नक्कीच यायला पाहिजे। आपण ज्या मातृभूमीमध्ये जन्मालो, ज्या घरात जन्मालो, ज्या समाजात जन्मालो, ती मातृभाषा आपल्याला यायला पाहिजे। पण त्याचबरोबर या देशाची घटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिली आणि ते लिहित असताना प्रत्येक राज्याला त्यांच्या भाषेचा अधिकार त्यांना मिळाला
आणि म्हणून या देशामध्ये विविध भाषा बोलली जाते, पण हिंदी भाषा या देशाची हिंदी नेशनल लैंग्वेज म्हणून ओळखली जाते। हिंदी भाषा पूरे देश के अंदर बोली जाए, इसके लिए इस तरह का प्रावधान भी किया गया है घटना लेते वक्त भी। और आज बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गया है, अर्बनाइजेशन हो गया है, लोग हर राज्य के लोग हर प्रांत में जाते हैं, तो हिंदी एक कॉमन भाषा जो है पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है। इसीलिए आज मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी 50% अर्बनाइजेशन हो गया है। रोजगार के लिए यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात सब जगह से लोग यहाँ आते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं केरल के अंदर बिहार और यूपी के लिए गाड़ी छूटती है केरला से, जहाँ प्लांटेशंस होते हैं, जहाँ पे स्पाइसेस का प्लांटेशन है, टी का प्लांटेशंस है, वहाँ पर मजदूर नहीं मिलते, तो यूपी और बिहार के लोग काम करते थे। यूपी और बिहार की ट्रेन छोड़ी जाती है। आज से 20 साल पहले मैं जब बैंगलोर जाता था, कर्नाटका जाता था, तो वहाँ किसी को हिंदी नहीं आती थी, सिर्फ कर्नाटका में या तुलु में बात करते थे। मगर आज आप चिकमंगलुर चले जाओ तो लोग वहाँ हिंदी में भी बात करते हैं। तो हिंदी एक यूनिफाइड लैंग्वेज है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में जो घटना है, जो इतनी सुंदर घटना है, इतनी सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बाजू में रख करके लोग पहला धर्मवाद पे शुरू हुआ, हिंदू मुसलमान पे शुरू हुआ, अब भाषावाद के ऊपर राजनीति आ गई है। जैसे जैसे चुनाव आते हैं, अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं तो भाषावाद चालू हो गया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। भाषा के ऊपर लड़ाई नहीं होना चाहिए। भाषा इंसान का गहना है। जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आप बोल सकते हो, उतना ज़्यादा आप इंटरेक्शन लोगों के साथ कर सकते हो। बीजेपी सरकार जो हिंदी पढ़ाना चाहती है, उसका क्या आप समर्थन कर रहे हैं? दूसरी बात, जो विरोध कर रही है, जो मारपीट करने में जो आपके सहयोगी पार्टी एक तरह से महाविकास अघाड़ी का, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी हिंदी पढ़ाना चाहती है। मुझे ये सुन के आश्चर्य हो गया कि बीजेपी एक हिंदी बेल्ट की पार्टी है और उसको इतने सालों के बाद याद आया कि महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाना चाहिए। बहुत ही अफसोस की बात है कि बीजेपी के नेताओं को महाराष्ट्र में शिक्षण कितने लैंग्वेजेस में चल रहा है इसकी मालूमात नहीं। ये आपके सवाल पे से मुझे ऐसा लगता है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मेरा वाइनल शहर में किस तरीके से जैसे महाराष्ट्राची जनतेतली जी मनातली भावना होती ते दोन्ही ठाकरेंनी आज एकत्र येऊन ते पूर्ण केलेली आहे। त्यांना त्यांच्या भविष्याचे वाटचालसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। मेरा महिंद्रा शहर में मराठी भाषा को लेकर भाजपा और मनसे दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, उसे आप कैसा देखते हैं और शहर को कैसे काबू में रखा जाए, उसे आप कैसा समझते हैं? विधानसभा के चुनाव से पहले ये वही भाजपा है जो बोलती थी हमको 5 मिनट दे दो। हिंदू और मुसलमान के दंगे कराने की उनकी पूरी कोशिश रही। उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि हिंदू और मुसलमान के दंगे इस शहर में हो जाए। अब जब विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया है और अब जब कॉरपोरेशन के चुनाव आए हैं, तब इनको मराठीवाद पैदा करना है। अगर कहीं कोई गली मोहल्ले में छोटे वर्करों ने कोई गलत काम कर दिया, किसी पे हाथ उठाना ये गलत काम है। कायदे को अपने हाथ में लेना एक गलत काम है और फिर उसमें जो कायदे की कार्रवाई होनी चाहिए वो कायदा अपने आप से पुलिस करेगा। मगर उस बात को आग लगाना ये उससे बड़ा गलत काम है। अगर कोई बच्चों ने गलती कर दी या पॉलिटिकल वर्कर ने गलती कर दी तो उसे रोकने का काम पॉलिटिकल नेता का होता है। मगर मुझे जो सुनाई पड़ा, जो मैंने देखा और जो मीडिया में सुना हूँ और देखा हूँ कि किसी भाजपाई नेता ने उस मुद्दे को और गरमाने की कोशिश करी और शहर में गुजराती, राजस्थानी वर्सेस महाराष्ट्रन इस तरह की लड़ाई को आग देने का काम किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं शहर की जनता से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो गुजराती हो, राजस्थानी हो, हिंदी भाषी हो या मराठी भाषी हो, आपको और हमको इसी शहर में रहना है, इसी राज्य में रहना है।
तो अपने आपस की भाईचारगी को बनाए रखिए। ये चुनाव आएंगे चले जाएंगे, ये सारे राजनेता अपनी उसी आग के ऊपर रोटी सेकेंगे और कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, पुलिस केसेस आप पर होंगे, इन नेताओं पे नहीं होते हैं। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की आपस के मतभेदों को रास्ते पे ना लाए और इसको पब्लिक ना बनाए। 8 तारीख को मोर्चा निकाले जाने वाला है, जिसमें मनसे, राष्ट्रवादी, शिवसेना सभी पार्टियां शामिल हैं। क्या कांग्रेस में शामिल होने वाली है? कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इसके ऊपर आपको उसके बारे में टिप्पणी करेंगे।